हेलो दोस्तों। न्यूज़पेपर्स की सहायता से न्यूज़पेपर में जो समाचार दिए गए होते हैं उनकी सहायता से करंट अफेयर्स की तैयारी करने की कड़ी में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम 8 सितंबर से 26 सितंबर के बीच की घटनाओं का जिक्र करेंगे। समाचार चूंकि 12 से 15 पेज का होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिनमें 2-3 पेज का विज्ञापन भी होता है। हमने कोशिश की है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन बिंदुओं की यहाँ पर चर्चा करें। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। तो पिछले वीडियो में या फिर पिछले कुछ एक महीनों से जैसा चर्चा करते आ रहे हैं, अफगानिस्तान पर जो है तालिबान का कब्जा हो गया है और तालिबान ने वहाँ पर अपनी कार्यकारी सरकार भी बना ली है। खबर आपको पसंद ना आए, लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय खबर है इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अफगानिस्तान में जो कार्यकारी सरकार बनी है उसके कार्यकारी पीएम जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम हमें ज्ञात होना चाहिए। वो हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं न्यायिक जांच आयोगों की। समय समय पर राज्य में जो भी घटनाएं होती रहती हैं उनकी अलग अलग एजेंसियों से तो जांच होती ही है, जैसे एनआई या सीबीआई या फिर जो भी। उसके अलावा कई बार इनकी जांच के लिए न्यायिक आयोगों की स्थापना होती है, उनका गठन किया जाता है। तो ऐसी ही एक न्यायिक जांच आयोग बैठी थी एडस मेटा कांड के लिए। एडस मेटा कांड, एडस मेटा नाम की एक जगह है जहां पर क्या हुआ था 2013 की ये घटना है। वहां पर सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच जो है मुठभेड़ हुई थी। और इस मुठभेड़ में जो है बच्चे और एक सुरक्षा बल के जवान सहित 8 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। सीआरपीएफ का एक जवान था, बच्चे थे, 3 बच्चे थे और 8 ग्रामीणों की जो है मौत हुई थी। तो इसकी जांच के लिए एक समिति बैठी थी। आपको पता होना चाहिए कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी किनकी अध्यक्षता में यह समिति बनी हुई थी। तो जो न्यायिक जांच समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल। तो इस समिति ने जो है 18 मई को, विगत 18 मई को अपनी जांच रिपोर्ट जो है सौंप दी है सरकार को। समय समय पर और भी ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, नक्सल घटनाएं, बड़ी नक्सल घटनाएं, उनसे संबंधित न्यायिक जांच समितियां बनती रही हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही कुछ और न्यायिक जांच समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ताड़मेटला का आगजनी कांड हुआ था। ताड़मेटला 2010 में ताड़मेटला में एक कांड हुआ था, बहुत बड़ा कांड, जिसमें लगभग 76 जवानों की जान चली गई थी। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 2011 में जो आगजनी कांड हुई थी जिसमें बहुत से आदिवासी घर जो है जला दिए गए थे, उसकी बात कर रहे हैं। तो ताड़मेटला आगजनी कांड, तो इसकी जो न्यायिक जांच समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति टीपी शर्मा।
टीपी शर्मा। झीरम कांड के बारे में हम जानते हैं। झीरम और दरभा जो नक्सली हमला हुआ था, जिस परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस की, जिसके दौरान जो है बहुत से सुरक्षा बल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कई लोगों की जो है जान चली गई थी। ये जो है 2013 की घटना है। इसकी जो जांच हो रही थी, उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और एक है श्यामगिरी कांड। श्यामगिरी कांड, इसी को जो है हम लोग भीमा मंडावी हत्याकांड भी मानते हैं। इसी कांड में जो है भाजपा नेता भीमा मंडावी की जो है हत्या कर दी गई थी। तो इसकी जांच समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.K. अग्निहोत्री, A.K. अग्निहोत्री। तो ये कुछ जानकारी है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसी को हम जानते हैं भीमा मंडावी हत्याकांड। तो ये कुछ न्यायिक जांच समितियां हैं, उनके नाम और उनकी अध्यक्षता ये हमें पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसका जो है, चूँकि बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ सरकार का, इसका उल्लेख जो है बार बार होते रहता है। पिछले कुछ वीडियोस में भी हमने इसका उल्लेख किया है। लगभग जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के हर वीडियो में उसका जिक्र हो रहा है। तो उसमें नई चीज़ क्या है? उसमें नई चीज़ ये है कि अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना में खरीफ की सभी फसलें शामिल कर दी गई हैं। पहले कुछ चुनिंदा फसलें होती थी, अब इसमें किसान न्याय योजना में जो है खरीफ की सभी फसलें शामिल कर ली गई हैं। खरीफ की सभी फसलें शामिल कर ली गई हैं इसमें। तो ये नया न्यूज़ है। खरीफ की जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं सब जो है किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल कर ली गई हैं। दंतेवाड़ा में, कोंडा गांव में एक मक्का प्रोसेसिंग सेंटर खोला गया था, मक्का प्रसंस्करण केंद्र। माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति, ये निर्माण कार्य इसका जारी था। अभी इसका निर्माण जो है पूरा नहीं हुआ था मक्का प्रसंस्करण केंद्र का। तो ये कोंडा गांव के यूनिट की बात चल रही है। अब इसको जो है, ये जो मक्का प्रसंस्करण होना था, अब इसको इथेनॉल प्लांट बनाया जाना है। इथेनॉल प्लांट लगाया जाना है अब यहाँ पर। तो ये जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था मक्का प्रसंस्करण के लिए, मक्का प्रोसेसिंग के लिए, इसकी जगह जो है अब इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। ये न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है अब भारत सरकार की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है महिलाओं के लिए अच्छी खबर है।
कि एनडीए में अब महिलाएं भी प्रवेश ले सकती हैं। एनडीओ में महिलाओं का प्रवेश, तो इसकी अनुमति मिल गई है कि एनडीए में अब जो है, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें अब महिलाओं का प्रवेश भी जो है संभव हो गया है। एफएसएसआई, एफएसएसआई के बारे में हम सुनते रहते हैं, खासकर जब मैगी वाली घटना हुई थी तब उसमें एफएसएसआई का बहुत जिक्र हुआ था। तो एफएसएसआई ने अब वीगन फीड के लिए, जो वीगन फूड है, अब ये वीगन फूड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा से। वीगन फूड के लिए नया लोगो तैयार किया है। जो कुछ इस तरीके से होगा, एक वी लिखा होगा और यहां पर पत्तियां बनी होंगी। तो एक चीज हमने देखा हुआ है कि फूड वगैरह पे ऐसा करके जब ये लाल गोला बना हुआ हो तब हम जानते हैं कि ये जो है मांस से संबंधित है, मांसाहार से संबंधित है, उसमें जो है पशुओं का कुछ न कुछ जो है मिला हुआ है। और जब ये हरा होता है, अगर इस हरा है तो हम जानते हैं कि ये जो है वनस्पति से संबंधित है, यानी वेजिटेरियन है ये चीज़ जो है। ये खाने की जो पैकेजिंग हुई रहती है उसमें हम ये देखने को मिलते हैं, हरा और लाल वाला। तो वीगन प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, या वीगन फूड ऐसे फूड होते हैं जिनमें किसी भी तरीके से पशु या पशु मतलब जंतु या जंतुओं से संबंधित प्रोडक्ट जो है शामिल नहीं होता। मसलन जैसे दूध है तो वो पशुओं से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। जैसे अंडा है, ये भी जो है पशुओं से, पशु पक्षियों से, पक्षियों से मिलता है। तो कोई भी एनिमल से संबंधित प्रोडक्ट इसमें शामिल नहीं रहता वीगन फूड में। तो इसके लिए ये नया लोगो होगा। चलिए, नीरज चोपड़ा की बहुत बात हुई थी, भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक के। तो टाटा एआईए, टाटा एआईए ये जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस। इनने जो है नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा को निम्न में से किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाटा या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चित नाम है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ओलंपिक के भाला फेंक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को निम्नलिखित में से किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तब आपको पता होना चाहिए टाटा एआईए। शिक्षा मंत्रालय हर साल जो है हमारे देश के जो भी विश्वविद्यालय हैं और यानी उच्च शिक्षा के जो भी संस्थाएं हैं उनकी रैंकिंग जारी करती है, जिसे हम जानते हैं एनआईआरएफ के नाम से। एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें जो है हर साल ये शिक्षा विभाग माफ करिए, शिक्षा मंत्रालय जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसको जारी करती है भारत सरकार। इसमें जो है तमाम
जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपके टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, साइंस या ह्यूमैनिटिक्स से संबंधित यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, ये सब से संबंधित जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग, टेक्निकल मेडिकल मैनेजमेंट आदि की जो है अलग रैंकिंग, फिर उसके बाद इसके अंडर जो कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग जो है जारी करती है ये। तो जो लोग नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है NIRF सर्च करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा, उसकी साइट ही है, मीन्स NIRF की एक साइट है, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा पूरा ये सारी रैंकिंग। तो वहाँ पे आपको जो है ओवरऑल रैंकिंग, मेडिकल, एजुकेशनल और क्या बोलते हैं टेक्निकल मैनेजमेंट, ये सारे के अंतर्गत जो है जो भी कैटेगरीज है उनको आपको पता होना चाहिए। जो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग के लिए हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरीज में। तो जैसे ओवरऑल कैटेगरी की अगर हम बात करें, ओवरऑल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो IIT मद्रास जो है पहले नंबर पर है। IIT मद्रास पहले नंबर पर है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है IIS बंगलुरु, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और तीसरे नंबर पर है IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। ये ओवरऑल रैंकिंग है। अब अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें, विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय में पहले नंबर पर है IIS बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। तीसरे नंबर पर है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि है वाराणसी में। तो ये विश्वविद्यालयों की बात हो गई। अगर इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें तो पहले नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है वो है IIT मद्रास, दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली, और तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे। छत्तीसगढ़ से संबंधित अगर हम बात करें तो टॉप 100 में छत्तीसगढ़ से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप 100 में छत्तीसगढ़ से कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि मैनेजमेंट वाले में, अगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट की जो रैंक है, जिसका पहला दूसरा जो रैंक है, जिसका पहला दूसरा तीसरा अपन ने नहीं देखा हुआ है, उसमें मैनेजमेंट वाले कैटेगरी में छत्तीसगढ़ से 15वें रैंक पर IIM रायपुर है। मैनेजमेंट वाली जो कैटेगरी है उसमें 15वें नंबर पर IIM रायपुर जरूर है। तो ये हमने बात की NIRF के रैंकिंग की। थोड़े दिनों पहले ब्रिक्स देशों की जो है वर्चुअल समिट हुई। ब्रिक्स, तो वर्चुअल समिट हुई मतलब अब तो ऑनलाइन ही मिले, अदरवाइज जो है वेन्यू इसका इंपॉर्टेंट रहता है, कहाँ पर हुई, अध्यक्षता किसने की। तो इसकी अध्यक्षता जो है भारत ने की। अध्यक्षता भारत ने की। हमें जो है इसके साथ पता होना चाहिए कि ब्रिक्स देशों में है कौन कौन से देश। तो ये जो लेटर्स हैं ये उन देशों के इनिशियल हैं, उनके पहले लेटर हैं। जैसे बी से है ब्राजील,
आर से है रूस, आई से जो है भारत यानी इंडिया, सी से है चाइना चीन, और एस से है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो ये देश हैं ब्रिक्स के। इनकी वर्चुअल समिट हुई अभी, अध्यक्षता की भारत ने। चलिए आईएनएस ध्रुव की बात करते हैं। आईएनएस ध्रुव, आईएनएस जहां पर वर्ड यूज होता है आप समझ जाएंगे, इंडियन नेवल सर्विस है। इंडियन नेवल सर्विस यानी कि भारतीय जल सेना की बात हो रही है। तो आईएनएस ध्रुव जो है ये स्वदेश निर्मित, स्वदेश निर्मित पहला सैटेलाइट व बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। सैटेलाइट व बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, यानी इस पर जो है एंटीना वगैरह जो ट्रैकिंग सिस्टम है लगा हुआ है आईएनएस ध्रुव पर। तो जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे होंगे हमारी तरफ, उनको ये दूर से ही भांप लेगा, उनकी स्थिति बता देगा। तो इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर है। यानी 2000 किलोमीटर पहले से ही अगर कोई मिसाइल वगैरह हमारी ओर प्रक्षेपित होता है, आता है, तो ये ट्रैक कर लेगा। और इसको जो डेवलप किया है वो किया है एचएसएल ने, एचएसएल द्वारा विकसित। अब ये एचएसएल क्या है? ये है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसके द्वारा विकसित किया गया है आईएनएस ध्रुव। ये नाम याद रखेंगे। क्या है? एंटी सैटेलाइट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, ट्रैक कर लेगा उनको आते हुए। चलिए, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के लिए अच्छी खबर कि नेशनल टीम में, नेशनल कोचिंग टीम में जो है छत्तीसगढ़ से 2 व्यक्ति अभी शामिल किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के जो सचिव हैं, नाम याद रखेंगे, संजय मिश्रा, तो ये जो है थॉमस कप और सुधीरमन कप के लिए इंडियन टीम में इनको कोच नियुक्त किया गया है। किस किस के लिए? थॉमस कप, ये बैडमिंटन के कप हैं, और सुधीरमन कप के लिए राष्ट्रीय टीम बैडमिंटन, बैडमिंटन की बात हो रही है, के कोच। और जो कोचिंग टीम है, इसी टीम में जो है संजय शुक्ला को भी शामिल किया गया है। ये भी छत्तीसगढ़ से हैं, माफ करिएगा, संयम शुक्ला, संयम शुक्ला। तो ये जो कोचिंग टीम है इसमें शामिल किया गया है। तो 2 व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रीय कोचिंग में, जो राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम है उसकी कोचिंग में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के लिए बड़ी खबर है, और चूंकि आप छत्तीसगढ़ से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी बीच जो है पिछले 1 महीने में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है बदल दिए गए। एक तो जो है गुजरात में तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट नहीं हुआ, उसी जो रूलिंग पार्टी थी उन्हीं के मेंबरान जो है नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बदल दिए गए।
तो एक तो जो है पंजाब में नई नियुक्ता हुई, नए नए सीएम बनाए गए, नए मुख्यमंत्री बनाए गए, चीफ मिनिस्टर। पहला जो है पंजाब में, हालांकि पहले गुजरात में हुआ जहां पर बीजेपी रूल कर रही है, और दूसरा पंजाब में जहां पर कांग्रेस। तो जो नए मुख्यमंत्री बने गुजरात में वो बने भूपेंद्र पटेल, और पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी, तो ये आपको याद रखनी है नए मुख्यमंत्री जो बने हैं। कुछ दिन पहले जो है यूएस ओपन, टेनिस का यूएस ओपन संपन्न हुआ। खेल की हम बात कर रहे हैं, टेनिस का यूएस ओपन। जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, उनका ये आखिरी ग्रैंड स्लैम था। तो इसमें जो विजेता बने उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर चैंपियन की हम बात करें, एकल, सिंगल, तो वुमन में यानी महिला में जो है पहले नंबर पर रही ब्रिटेन की एमा राडुकानू। एमा राडुकानू 18 साल की युवती हैं। खास बात यह है कि इस दौरान जो है इन्होंने लगातार 20 सेट जीते हैं, लगातार 20 सेट्स जीते। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाली 44 साल बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ये पहली ब्रिटिश, यानी 44 साल के बाद जो है कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ब्रिटिश महिला है ये एमा राडुकानू। और पुरुषों की अगर हम बात करें, अच्छा ये तो हो गई पहले नंबर पर। तो इन्होंने पराजित जो किया वो अपनी हमउम्र कनाडा की लैला फर्नांडिस को इन्होंने जो है पराजित किया, जो इन्हीं की उम्र की है 18 साल की, वो भी लैला फर्नांडिस। चलिए ये तो हो गई महिलाओं की बात। पुरुषों में अगर हम बात करें तो कैरियर ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना जो है टूटा नोवाक जोकोविच का। नंबर 1 प्लेयर हैं फिलहाल टेनिस पर। कैरियर ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है कि जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करें टेनिस में, तो सबसे पहला होता है साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, जो कि पेरिस में होता है फ्रांस में। तीसरा होता है विंबलडन, जो कि होता है लंदन में। और चौथा होता है यूएस ओपन, जो कि होता है न्यूयॉर्क में। तो अगर एक साल में, चूंकि ये साल भर में होता है, एक साल में अगर आप चारों के चारों जो है जीत जाते हैं तो उसे कहा जाता है कैरियर ग्रैंड स्लैम। तो नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो है इस साल जीत चुके थे। अगर यूएस ओपन जीत जाते तो उनका कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा हो जाता। पर उनका ये सपना जो है तोड़ दिया रूस के दानिल मेदवेदेव ने। दानिल मेदवेदेव, इंग्लिश में ये नाम को आप पढ़ेंगे तो डेनियल भी पढ़ सकते हैं। तो दानिल मेदवेदेव ने जो है उनका सपना टूटा। तो दूसरे नंबर पर रहे नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, फिलहाल वर्ल्ड टेनिस में नंबर 1 पर है। अब थोड़ी सी बात छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की। मिलेट मतलब जो छोटे अनाज होते हैं, या जिनको अपन मोटे अनाज भी कहते हैं,
मोटे अनाज कहते हैं सामान्य रूप से, जैसे कोदो, कुटकी, रागी है, उन्हें हम मिलेट के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, इसके अंतर्गत जो भी मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, उनसे संबंधित अगर कोई खेती कर रहा है या उनके उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधित योजनाएं हैं, इसके अंतर्गत जो है कि कोदो कुटकी पर अब एमएसपी मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोदो कुटकी रागी पर, कोदो कुटकी रागी, कोदो कुटकी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिलेगा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। और कोदो कुटकी रागी की फसल लेने वाले किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि मिलेगी। नौ हजार प्रति एकड़ सहायता राशि मिलेगी। धान के बदले, जैसा हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत देखा था, या फिर पौधों को बढ़ावा देने के लिए जो योजना, उसमें हमने देखा था, तो धान के बदले अगर कोई कोदो कुटकी रागी लेता है, धान के बदले, यानी जिस भूमि पर धान ली जा रही थी उस भूमि पर धान के बदले ये फसल लेने पर 10,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा। तो एक हिसाब से ये इनके फसल को जो है बढ़ावा देने की नीति है, कोदो कुटकी रागी जो मिलेट हैं, बड़े जो अनाज हैं, मोटे अनाज, उनको। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, फसल लेने वाले को 9,000 प्रति एकड़, और धान के बदले अगर कोई फसल लेता है ये फसल, तो 10,000 प्रति एकड़। दुर्ग में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन बनने जा रहा है। अभी फिलहाल ये कौन सा है? अभी फिलहाल है रायपुर का जंगल सफारी, सबसे बड़ा मानव निर्मित वन दुर्ग में बनाया जाएगा। ये जो है 3800 एकड़ में बनाया जाएगा, इसका शिलान्यास किया जा चुका है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी हुआ करती थी, ये चैनल हुआ करते थे। लोकसभा और राज्यसभा के 2 चैनल हुआ करते थे, जिनमें वहाँ की जो कार्रवाई होती है उनसे संबंधित प्रसारण किए जाते थे। अब इन दोनों चैनल को मिलाकर जो है संसद टीवी बनाया गया है। राज्यसभा और लोकसभा चैनल को मिलाकर एक कर दिया गया है अब संसद टीवी के नाम से। तो इसका जो लॉन्च अभी कुछ दिनों पहले किया गया, इसका जो है उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। चलिए, स्पेस से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित और अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स, इसका नाम सुना होगा आपने। टेस्ला जो कंपनी है उसके सीईओ, वो इसके भी प्रमुख हैं, स्पेस एक्स के एलन मस्क, आपने नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। एलन मस्क कुछ दिनों पहले तक स्पेस टेक्नोलॉजी पे
सरकारें ही काम किया करती थी। जैसे भारत में इसरो है, यूएसए में जो है नासा है, इस प्रकार। एलन मस्क वो पहले व्यक्ति थे जो इसको प्राइवेट करने की कोशिश की है, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट द्वारा जो है स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम किया गया। और एलन मस्क यानी उनका जो स्पेस एक्स कंपनी है, ये पहला कंपनी है जिन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाया। क्या होता था कि रॉकेट जो है चला जाता था और जो उनके फ्यूल कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको छोड़ता जाता था, वो जो है समुद्र में गिर जाते थे, नष्ट हो जाते थे। तो रॉकेट एक बार लॉन्च हो गया वो वापस नहीं आते थे। तो स्पेस एक्स ने पहला रीयूजेबल रॉकेट्स बनाया कि जो लॉन्च होगा और वापस लैंड भी करेगा। और इस दिशा में आगे बढ़कर और क्रांतिकारी कदम अब ये हुआ कि पहले जो है सरकार द्वारा प्रायोजित जो प्रशिक्षित एस्ट्रोनॉट्स है वो बस जाते थे अंतरिक्ष यात्रा में। अब आम लोगों के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स नहीं है उनके लिए अंतरिक्ष पर्यटन यानी अंतरिक्ष यात्रा को सफल बनाया है स्पेस एक्स ने। तो स्पेस एक्स ने जो है 4 यात्री जो पेशेवर एस्ट्रोनॉट्स नहीं है उन्हें अंतरिक्ष में 3 दिन की यात्रा में भेजे थे। तो क्या न्यूज़ है कि 3 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा भी संपन्न की गई कुछ दिन पहले। अंतरिक्ष यात्रा, इसमें से कोई भी पेशेवर एस्ट्रोनॉट नहीं। तो ये जो मुहिम थी इसका नाम रखा गया था मिशन इंस्पिरेशन 4। मिशन इंस्पिरेशन 4 इसलिए क्योंकि 4 लोग जो है इसमें शामिल हुए थे। और जो स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट का नाम था ड्रैगन। स्पेस क्राफ्ट जिस पर ये गए थे, जिस कैप्सूल पर ये गए थे, उसका नाम था ड्रैगन। तो 4 यात्री जो है गए थे इसमें स्पेस एक्स के द्वारा। चारों जो है पेशेवर एस्ट्रोनॉट नहीं थे यानी सामान्य व्यक्ति थे। और 3 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा पर यानी पृथ्वी की कक्षा पर इन्होंने 3 दिन बिताए। इनके नाम हम देख लेते हैं, संभव है इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। तो उनके नाम हम देख लेते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के नाम। उसमें से सबसे पहले हैं जेरेड आइजकमैन। जेरेड आइजकमैन। दूसरे नंबर पर हैं हेथला आर्केनो। तीसरे नंबर पर शॉन प्रोक्टर। और चौथे यात्री थे क्रिस सैम्ब्रोस्की। क्रिस सैम्ब्रोस्की। तो ये वो 4 अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने 3 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताए स्पेस एक्स के कैप्सूल ड्रैगन पर। बात करते हैं टीवी कार्यक्रम बिग बॉस की। मुझे नहीं पता ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, पर क्या पता पूछ दे क्योंकि जनरल नॉलेज तो है ही। तो बिग बॉस की विजेता बन गई हैं दिव्या अग्रवाल। छोटी सी जानकारी, क्या पता जब केबीसी पूछ सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हो सकता है बिग बॉस भी पूछ दे। तो बिग बॉस की नई विनर हैं दिव्या अग्रवाल इस सीजन की। फिर से खेल की बात करते हैं, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी जो है स्नूकर और बिलियर्ड्स के क्षेत्र में भारत का जाना पहचाना नाम है। तो ये दूसरी बार जो है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। तो दूसरी बार, दूसरी मर्तबा, सेकेंड बार जो है इन्होंने एशियन
स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। भारतीय खेल जगत के स्नूकर एवं बिलियर्ड्स के क्षेत्र में ये जाना पहचाने नाम है पंकज आडवाणी। इन्होंने दूसरी बार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। अब हम बात करते हैं डिफेंस की। तो वी आर चौधरी जो हैं, नाम याद रखेंगे, ये वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। इंडियन एयरफोर्स के अगले प्रमुख होंगे ये। तो अभी वर्तमान में कौन कौन प्रमुख हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। कुछ समय पहले ही जो है इंडियन डिफेंस सर्विस में CDS नामक नए पोस्ट की स्थापना की गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS की स्थापना की गई है। तो जो तीनों सेना प्रमुख होते हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इनके ऊपर एक पोस्ट है ये CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अभी इस पोस्ट पर जो है जनरल बिपिन रावत हैं। बिपिन रावत। बाकी यदि हम जल सेना की बात करें, जल सेना, तो जल सेना प्रमुख हैं अभी एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना की अगर हम बात करें तो थल सेना प्रमुख हैं वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और वायुसेना प्रमुख हैं वर्तमान में एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया। तो RK भदौरिया जी का स्थान लेंगे VR चौधरी। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए फिर से बात करते हैं थोड़ा सा खेल की। क्रिकेट की बात करते हैं। तो क्रिकेट में जो है IPL रिज्यूम हो गया है। कोरोना के चलते जो है इसको टाल दिया गया था। पिछला जो IPL था 2020 वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रिज्यूम कर दिया गया है। इसके खेल जो हैं फिर से चालू हो गए हैं। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो जो है विजेता जब ये संपन्न हो जाएगा कौन होगा, कितने बार का विजेता होगा, ऑरेंज कैप किसको मिलेगा, पर्पल कैप किसको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप IPL से संबंधित ध्यान रखेंगे, नज़र रखेंगे। रोज दिन देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप क्रिकेट पे इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो 5 लगातार मैचों में लगातार 550 या उससे ज़्यादा बनाने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर हैं। तो इस प्रकार से 8 से 26 के बीच में महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो यही हैं जो हमें समाचार पत्रों में मिले। इसके अलावा और भी बिंदु हो सकते हैं पर वो हमें समाचार पत्रों में नहीं मिले। तो आप भी जो है समाचार पत्रों पर लगातार नज़र बनाए रखिएगा, या फिर जो भी सोर्स से आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स को। एटलीस्ट हमारी कोशिश ये है कि इस वीडियो से आपको पता चले कि किन सारे पॉइंट्स पर, किन सारे बिंदुओं पर हमको ध्यान देना है। 12-15 पेज के न्यूज़पेपर में पूरा हमें नहीं पढ़ना है। हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो कैसे छांटें ये बताना हमारा उद्देश्य है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।